हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है स्टडी विथ मैप, जिसमें हमने पहला ही जो क्लास है वो ले ली थी, जिसमें हमने आपके जो हारमूज, जलडमरू मध्य, रेड सी, अदर आइलैंड, इन सारी चीज़ों को जाना था। आज हमारी सेकेंड क्लास रहेगी जिसमें कि हम आपकी दारफुर, लेबनान, फिनलैंड, माउंट एटना और इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व, इन सभी लोकेशन को जानने का प्रयास करेंगे। अब से मेरा ये प्रयास रहेगा, एक कोई देश रहे, एक कोई जल राशि वगैरह, नदी समुद्र वैसा रहे, विश्व के दो तीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहे, द्वीप समूह वगैरह ऐसी वाली, और एक कोई भारत की लोकेशन रहे। तो पांच जो लोकेशन हम डेली पढ़ेंगे उसमें इस तरह से इसे डिवाइड किया जाएगा, और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी टॉपिक से वो भी इसमें शामिल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपके नेट जेआरएफ, सेट, पीजीटी, डीएसएसबी, कॉलेज लेक्चर सभी के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। आपके डेली क्लासेस, टेस्ट हुआ, नोट्स हुए, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन हमारे से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर 733999835 से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो पहला और इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो है दारफुर। दारफुर कहाँ पर है? ये आपका जो सूडान वाला एरिया है, जो इजिप्ट, मिस्र में, अगर इसको अपन पढ़े लोकेशन में देखें तो ये अफ्रीका है। ये रेड से हमने पढ़ा था, ये आपकी पारस की खाड़ी है, अरब प्रायद्वीप है। इस अरब प्रायद्वीप में आपका, और ये भी पढ़ा था अपन ने पिछली बार, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर आपका सूडान है। सूडान की पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? दारफुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो महत्वपूर्ण रही है, दारफुर। तो दारफुर कहाँ पर है? सूडान की पश्चिम में। दारफुर पश्चिमी सूडान का, है ना, पश्चिमी सूडान का एक विशाल और रणनीतिक क्षेत्र है, जो अपने अनूठे भूगोल और दुखद मानवीय संघर्षों के लिए चर्चा में रहा है। यहाँ पे संघर्ष बहुत ज्यादा रहते हैं। दारफुर सूडान का पश्चिमी क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,93,180 वर्ग किलोमीटर है, फ्रांस के बराबर आकार का है। 1916 तक यह स्वतंत्र संतलन थी, उसके बाद में किसमें मिला लिया गया? सूडान में मिला लिया गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, है ना। यह पश्चिमी सूडान में स्थित है, यह तीन भागों में बटा हुआ है, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी दारफुर। और इसका जो क्षेत्र है अगर अपन देखें तो रेगिस्तान और उपजाऊ पहाड़ों का क्या है? मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके साइड में तो फिर आपकी सहारा मरुस्थल आ ही जाएगा ना। अरबी में दार का अर्थ होता है घर, और फुर का अर्थ होता है जनजाति, यानी दारफुर का अर्थ है फुर लोगों की भूमि। तो दारफुर का मतलब क्या हुआ? यहाँ कौन सी जनजाति रहती है? फुर, है ना, तो फुर लोगों की भूमि। यहाँ अर्धशुष्क जलवायु है, उत्तर में भीषण गर्मी है, बहुत कम वर्षा होती है, दक्षिण में मानसूनी वर्षा हमें देखने को मिलती है। मानसूनी वर्षा का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि एक निश्चित ऋतु में या गर्मियों में हमें वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पर्वत जबल मर्रा पर्वत यहाँ पर दारफुर के मध्य में एक श्रृंखला पाई जाती है, जो ज्वालामुखी मूल की है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है वो डेरीबा क्रेटर है। ठीक है, पठार, अर्धशुष्क पठार हमें देखने को मिलता है। रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान का हिस्सा है यहाँ पर, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? लीबियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ कोई स्थायी बारहमासी नहीं है, नदी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र। ज्यादातर यहाँ वादी पाई जाती है, जो मौसमी धाराएं होती है, जिसमें वादी अयुम, अंजुम सबसे प्रमुख है, केवल वर्षा ऋतु में ये सक्रिय रहती है। तो वादी यहाँ की कौन सी है? मौसमी जलधाराएं, मौसमी नदियों को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में वादी कहते हैं। वनस्पतियां कटीली, बबूल के पेड़ आदि मिलते हैं। दक्षिण में थोड़े से सवाना वनस्पति हमें देखने को मिलती है। मछलियां, यहाँ पे मछलियों वाला सिस्टम ज्यादा नहीं है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से दो समूह में बटे हुए हैं। एक तो कौन से? सेंडेटरी किसान, जो गांव में रहते हैं, और दूसरे खाना बदोश चरवाहे, जो चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते रहते हैं। तो यहाँ का जो समूह है वो दो तरह से बटा हुआ है। एक स्थायी निवास करते हैं, जो सेंडेटरी किसान के रूप में जाने जाते हैं, जो स्थायी निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, और दूसरे खानाबदोश चरवाहे, जो चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। सिंपल सा अपन देखें, जन्म दर यहाँ ऊंची है, लेकिन युद्ध और कुपोषण के कारण यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा है, जिस वजह से जनसंख्या कम ही रहती है। आर्थिक स्थिति खराब है, कुपोषण मिलता है। ठीक है, और अविकसित क्षेत्र में ये पाया जाता है। यहाँ के लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी और चारकोल का ही इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम और कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार होने के यहाँ पे अनुमान है। और अगर यहाँ पर यूरेनियम और कच्चा तेल का बड़ा भंडार हमें देखने को मिलता है, तो आप मान के चलो आने वाले समय में फिर यहाँ पर वही युद्ध वाली राजनीति आपको देखने को मिलेगी।
दो मुख्य जनजातीय समूह यहाँ पे रहती है, जिसमें गैर अरब जनजातियों में आपके फूर, मसालित और जगाव है, और अरब मूल की जनजातियों में बेगारा और रिजेवगत है। दारफुर वर्तमान में सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच भीषण गृह युद्ध का केंद्र है। यहाँ बड़ा पैमाने पर जातीय हिंसा हो रही है, इसे नरसंहार की श्रेणी में हम रखते हैं। तो बहुत लंबा संघर्ष यहाँ पे रहा है। सूडान वाले पूरे क्षेत्र में ही आप देखोगे तो जातीय संघर्ष हुआ, सामाजिक संघर्ष हुआ, सेना से विद्रोह हुआ, ये सारी चीजें चलती ही रहती है और बहुत लंबा इनका इतिहास रहा है। उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान वाला जो विद्रोह है वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मिलता है। ठीक है, दारफुर में चल रहे संघर्ष का एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। ये भी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे देखोगे ना तो क्या है, जलवायु परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि मरुस्थलीकरण के कारण चारागाह खत्म हो रहे हैं, जिससे किसान और चरवाहों के बीच में लड़ाई हिंसक होती जा रही है। जो संसाधन है वहां के, वो संसाधन कौन है? जब हम कृषि आधारित राष्ट्र है, हम अविकसित राष्ट्र है, तो भूमि ही सबसे प्रमुख संसाधन है, वहां पे होने वाली खेती। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जब भूमि सूखती जा रही है तो बचे हुए लैंड के लिए संघर्ष है वो निरंतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन इससे अपन सोल्व करते हैं। दारफुर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सूडान के पूर्वी हिस्से में है, यह पश्चिमी सूडान में स्थित है, इसकी सीमाएं चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लीबिया से लगती है, यह नील नदी के डेल्टा में स्थित है, और यह दक्षिणी सूडान का सबसे बड़ा तेल उत्पादक प्रांत है। तो ये क्या है? पश्चिमी सूडान में स्थित है, उसकी सीमाएं चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और लीबिया से लगती है। फिर आते हैं लेबनान। लेबनान छोटा सा देश है आपकी सीरिया के पास में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे लेबनान को, तो लेबनान कहां पर स्थित है? यहां पर। ठीक है, ये आपका लेबनान है, ये भूमध्य सागर है, तो लेबनान से भूमध्य सागर में आ सकते हो आप। सीरिया इसके पास में है, जॉर्डन इसके पास में, इजराइल से भी लेबनान की सीमा लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऊपर टर्की है। भूमध्य सागर में जो इसके पड़ोस का जो द्वीप है वो कौन सा है? साइप्रस। साइप्रस देश भी है। ठीक है, चलो, साइप्रस और टर्की के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती है। ठीक, लेबनान की जो राजधानी है वो कौन सी है? बेरूत इसकी जो राजधानी है वो है, यहां पर है लेबनान। लेबनान माउंटेन हो गया, है ना, त्रिपोली हो गया, बेरूत हो गया इसकी राजधानी। ठीक है, बेका वैली, है ना, इधर आपके कौन आ जाता है? इजराइल, इधर सीरिया, है ना, ये आपके देखने को मिलते हैं, और ये आपके लेबनान की जो सीमा है वो है। अगर हम देखें 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। पश्चिम में इसके कौन है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामरिक रूप से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। सारे आ जाते हैं। ऊपर जाओगे तो यूरोप आ गया, एशिया में तो ये स्थित है, और नीचे भूमध्य सागर के नीचे कौन है? अफ्रीका। ठीक है, लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक और सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण देश है। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत से बच्चों को ध्यान में रखना है कि मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है। लेबनान पश्चिम एशिया का पहाड़ी देश है। ये दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसकी राजधानी कौन है? बेरूत है। अपनी संस्कृति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अरब जगत का एकमात्र देश है जिसका कोई मरुस्थल नहीं है। लेबनान में कोई मरुस्थल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और पूर्वोत्तर का, है ना, पूर्वोत्तर अरे मध्य पूर्वी एशिया का, सॉरी, मध्य पूर्वी एशिया का इसको क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अभी अभी जस्ट मैं एक न्यूज पढ़ के आया था कि जो मध्य पूर्व है आपका, नॉर्थ ईस्ट, अपना मध्य पूर्व क्या, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट में आपके यूक्रेनियन और अमेरिकन जो ट्रेनर है वो मिले हैं, जो वहाँ पे युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में भी हिंसा भड़काने में अब ये बात चल रही है कि क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? हथियार, ड्रोन से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। 7 लोग पकड़े गए हैं, 7 लोग अभी तलाश चल रही है। तो इस सीरीज में अपन कल जो नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे उसमें उस एरिया के बारे में भी अपन जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेबनान शब्द है वो सामी मूल के लवन से आया है, जिसका अर्थ होता है सफेद। यह नाम यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ के कारण पड़ा है। स्विट्जरलैंड है तो बर्फ तो रहेगी पहाड़ों पर। पड़ोसी देश कौन है? उत्तर पूर्व में सीरिया है, दक्षिण में इजराइल है, और पश्चिम में भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर में सबसे पास में कौन है? साइप्रस स्थित है। पर्वत, यहाँ 2 समानांतर पर्वत चलते हैं, तो कौन सा? लेबनान पर्वत और एक एंटी लेबनान पर्वत। तो आ जाए अगर क्वेश्चन की लेबनान पर्वत और एंटी लेबनान पर्वत दोनों कौन से देशों में पाए जाते हैं? तो लेबनान में ही पाए जाते हैं। पठार घाटियां, यहाँ पर एक घाटी मिलती है जिसका क्या नाम है? बेका घाटी। और बेका घाटी लेबनान पर्वत और एंटी लेबनान पर्वत दोनों के बीच में स्थित है, और ये देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है।
तट संकरा तट है, उपजाऊ तटीय मैदान है, भूमध्य सागर से लगा हुआ तट यहाँ पे देखने को मिलता है। लितानी नदी यहाँ पे मिलती है, लेबनान की सबसे लंबी नदी और महत्वपूर्ण नदी है, पूरी तरह देश के भीतरी भागों में ही बहती है। और ओंटे नदी है, यह उत्तर पूर्व की बहती हुई सीरिया में प्रवेश कर जाती है। वनस्पति, लेबनान में सिडार के पेड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है, और राष्ट्र ध्वज पर भी सिडार का पेड़ है वो अंकित है, लेबनान के झंडे में भी, ठीक है। और मछलियां, भूमध्य सागर में सार्डिन, टूना, रेड मुलेट जैसी मछलियां मिलती है, लेकिन प्रदूषण के कारण अगर हम देखें तो मछली उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है, वो पूरी दुनिया में ही हुआ है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, लेबनान में कैसी जलवायु मिलती है? भूमध्य सागरीय जलवायु हमें देखने को मिलती है, जहां भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होती है? सर्दियों में वर्षा होती है, गर्म शुष्क गर्मियां मिलती है, और ठंडी और बारिश वाली सर्दियां, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है, इसे अरब देशों के लिए विशिष्ट बनाती है। यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों में कौन सी? बेरूत, एक तो इसकी राजधानी, और दूसरा त्रिपोली। बेरूत 2020 के विस्फोट के बाद पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है बंदरगाह। लेबनान की आबादी बहुत अधिक शहरीकृत है, यहाँ के लोग अपनी बहुभाषी अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी क्षमता और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। आबादी लगभग 55 लाख है, बस 55 लाख ही लोग रहते हैं यहाँ पे। लेबनान में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी और सीरियाई शरणार्थी रहते हैं, जिससे इसकी जनसांख्यिकी पर भारी दबाव पड़ा है। यहाँ कोई पारंपरिक जनजाति नहीं रहती, बल्कि धार्मिक समूह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 18 मान्यता प्राप्त धार्मिक समूह यहाँ पर रहते हैं, जैसे सिया, सुन्नी, मेरोनाइट, ईसाई, ड्रुज आदि प्रमुख है। देश की राजनीतिक व्यवस्था इन्हीं समूह के बीच शक्ति विभाजन पर आधारित होती है, मतलब ये धार्मिक लोग आपस में यहाँ पे लड़ते रहते हैं। लेबनान वर्तमान में गहरे आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। जो इजराइल पर जो हमला हुआ, हिजबुल्लाह जो फिलिस्तीन से हमला किया था, उसके बीच सीमावर्ती संघर्ष के कारण दक्षिण लेबनान में हमेशा तनाव बना हुआ है, और लेबनान निश्चित रूप से फिलिस्तीन को सपोर्ट करता ही करता है, इजराइल के समर्थन में नहीं है। मुद्रास्फीति यहाँ पे दुनिया पे सबसे ज्यादा स्तर पर पाई जाती है। यहाँ पे मुद्रास्फीति ज्यादा पाए जाने का मतलब ये हुआ कि रुपए की वैल्यू कम हो गई, यानी एक, अब बोलते हैं ना कि एक चाय है 1 लाख रुपए की मिलती है जिम्बाब्वे में, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर मुद्रास्फीति मिलती है, ठीक है। लेबनान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें जानना है। लेबनान के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है, इसकी थलीय सीमा उत्तर पूर्व में सीरिया से तथा दक्षिण इजराइल से लगती है, और लेबनान मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो तीनों ही बातें, तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका रहेगा। तो इस तरह से अपन देखें तो ये आपका लेबनान है, इधर कौन है? सीरिया, इधर कौन है? इजराइल, ठीक है, इधर भूमध्य सागर है, इसराइल देश साइप्रस, इधर आपका कौन है? जॉर्डन। तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट देश जिसका क्या नाम है? फिनलैंड, ठीक है। बाल्टिक देश है, महत्वपूर्ण देश है। फिनलैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, जो आपका HDI में भी लगभग टॉप 3 में तो रहता ही रहता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। तो आयरलैंड अपन ने पढ़ा था, ये वाला था। फिनलैंड आपका ये है, जो आपकी रूस से भी मिलता है ना। उसके अलावा बाल्टिक सागर है, ये कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। ये जो यूरोप में बिच्छू जैसी लगा रहता है ना, ये इसमें आपका, यहाँ पर आपका कौन सा देश है? फिनलैंड। और बीच में जो सागर बनता है वो कौन सा है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के आसपास के जो देश हुए उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? बाल्टिक देशों के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बाल्टिक सागर के आसपास है, ये फिनलैंड हो गया। गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, है ना। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी की राजधानी है। फिनलैंड के पास में स्वीडन हो गया। ऊपर से कौन सा राज्य लगता है? नॉर्वे, है ना। तो ये है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो फिनलैंड का अर्थ है फिन लोगों की भूमि। किन लोगों की भूमि? फिन लोगों की भूमि। स्थानीय भाषा में इसे suomi कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दलदली भूमि या झीलों का क्षेत्र। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है, जिसे शांति, झीलों और उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली जाता है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी इसे माना जाता है, हैप्पीएस्ट सिटी भी माना जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। लगभग 1,88,000 जिले हैं, और इसकी राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। भौगोलिक स्थिति यूरोप के स्कैंडिनेविया फिनो स्कैंडिया क्षेत्र में स्थित है। इसका 1/3 इसका आर्कटिक सर्किल में मिलता है, और यहाँ पे आपको वो एरोरा वाली जो घटना है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो रात को ध्रुवीय क्षेत्र में आसमान चमकता है ना हरी रोशनी से, इनसे, तो वो वाली एरोरा वाली घटना भी यहाँ पे देखने को मिलती है। पड़ोसी देश रूस, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है।
दक्षिण में इस्टोनिया फिनलैंड की खाड़ी के पास में स्थित है। फिनलैंड काफी हद तक सपाट है। उत्तर पूर्व में स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हल्ती। हल्ती है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। पठार मध्य और दक्षिण भाग में ऊबड़ खाबड़ पठारी भूमि मिलती है। विशाल झीलें और मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। द्वीप समूह दुनिया का सबसे बड़े द्वीप समूह से में से एक कौन सा है? आइलैंड समूह यहाँ पर स्थित है। नदियों में केमिजोकी नदी फिनलैंड की सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा ये नदी कोई ज्यादा फेमस नहीं है। उप आर्कटिक जलवायु यहाँ पे मिलती है। जलवायु कैसे मिलती है? उप आर्कटिक। सर्दियां लंबी होती है, कड़क होती है, गर्मियां छोटी होती है परंतु सुहावनी होती है। गर्मियों में मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज, और सर्दियों में पोलर नाइट, ध्रुवीय रातें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यानी गर्मियां होती है तो दिन बहुत बड़े होते हैं। 18-18 घंटे के दिन यहाँ पे, 19-20 घंटे तक के दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी आधी रात को भी धूप हो रही है। और सर्दियां जब होती है तब दिन में भी रात होती है, 2-2, 3-3 घंटे के दिन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको बोलते हैं। गर्मियों में मिडनाइट सन यानी रात में भी सूरज है, और सर्दियों में जब रातें बड़ी हो रही है तब आपके पोलर नाइट हमें देखने को मिलता है। फिनलैंड बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी से घिरा हुआ देश है। सर्दियों में समुद्र का पानी जम जाता है, इसलिए यहाँ विशाल आइस ब्रेकर जहाज है वो चलाए जाते हैं। वनस्पति 75% हिस्सा जंगलों में है, जहाँ पे टेगा और शंकुधारी वन पाए जाते हैं, पाइन, स्प्रूस आदि मिलते हैं। मछलियाँ यहाँ पे पर्च मछली है वो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण मछलियाँ मिलती है। जनसंख्या मुख्य रूप से दक्षिणी भागों में मिलेगी। ये फिनलैंड है हमारा, नॉर्वे, स्वीडन, है ना। अब ऊपर जाओगे तो उत्तरी ध्रुव है, तो ऊपर रहोगे तो जम्मे रहोगे, और दक्षिण में बाल्टिक सागर है, तो इधर वाले क्षेत्र में दक्षिण में ही आपकी ज्यादातर जनसंख्या मिलती है। ठीक है, यहाँ की साउना संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। लगभग हर घर में एक साउना होता है। आबादी लगभग 55 लाख है। पूरे यूरोप में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में एक है। यहाँ की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। फिनलैंड परमाणु ऊर्जा का बहुत निर्भर है, साथ ही लकड़ी अवशेष और पवन ऊर्जा का योगदान भी इसमें बढ़ रहा है। मुख्य आबादी फिशिंग करती है। उत्तर में सामी लोग रहते हैं जो यूरोप की एकमात्र मान्यता प्राप्त स्वदेशी जनजाति है, और रेंडियर का पालन करते हैं। निर्यात ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे नोकिया है, नोकिया मोबाइल है वो, और कागज, लुगदी, मशीनरी, नोकिया तो आए फिनलैंड से ही है ना। दक्षिणी दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी देशों में से एक है। फिनलैंड का शिक्षा मॉडल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को होमवर्क कम और खेल कूद के माध्यम से सिखाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलो तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिनलैंड की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में फिनो स्कैंडिया शब्द का क्या अर्थ है? यह फिनलैंड के सबसे ऊंचे पर्वतीय शिखर का नाम है। यह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, फिनलैंड, केरिला और कोला प्रायद्वीप शामिल होता है। यह फिनलैंड और रूस के बीच में अधिकारित सीमा रेखा है। यह फिनलैंड की सबसे ठंडे मीठे पानी की झील का नाम है। तो इसमें क्या रहेगा? यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, फिनलैंड, केरेलिया और कोला प्रायद्वीप को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, माउंट एटना। तो माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखी, इटली के सिसिली द्वीप पर आपको देखने को मिलता है माउंट एटना। ठीक है, तो आपका ये इटली हो गया, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में इटली, इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली, और सिसिली के अंदर आपको कौन मिलता है? माउंट एटना देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से माउंट एटना स्ट्राम्बोली से ऊपर मिलता है। ठीक है, देखो ये इटली हो गया ना, ये अरब सागर हो गया। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आप देख लो जो महत्वपूर्ण होती है, नेट में तो पूछी जाती है। एड्रियाटिक सागर है वो इटली के इधर हो गया, नीचे आओगे गल्फ ऑफ टोरंटो, और नीचे आओगे तो आयोनियन सी, इधर आओगी तो तेहरियन सी आता है। इधर कौन सा आता है? तेहरियन सी। ठीक है, इटली, सिसिली, एटना, ऊपर नेपल्स, वेसुवियस, स्टाम्ब्रोली, ये सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो सबको जानेंगे अपन, है ना। सारे ज्वालामुखी हो गए, नदियां हो गई, सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आते हैं एटना। यूनानी शब्द एटने से आया है जिसका अर्थ है मैं जलता हूं, ये निरंतर जलता रहता है। रोमन पौराणिक कथाओं में इसे वल्कन, अग्नि के देवता की क्या माना जाता है? कार्यशाला माना जाता है, यानी यहाँ पे वो काम करते हैं अग्नि के देवता। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय और प्रसिद्ध ज्वालामुखी से एक है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि पृथ्वी के भूगर्भिक हलचलों का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। माउंट एटना यूरोप की सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
ये इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर भी माना जाता है। भूमध्य सागर में इटली के दक्षिण में अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकरा रही है, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इस वजह से यहाँ पर आपको ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऊंचाई लगभग 3057 मीटर है और ये बदलती रहती है। सिसिली द्वीप पर है पर्वत, उत्तर में कौन सा है, नेब्रोडी पर्वत यहाँ पर स्थित है। मैदान कैटानिया का मैदान है जो सिसिली द्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है। ज्वालामुखी क्रेटर मिलते हैं, 4 प्रमुख क्रेटर मिलते हैं जहां से निरंतर गैस और राख है वो उगलते रहते हैं। अलंका तारा नदी यहाँ पे देखने को मिलती है, एटना के उत्तर में बहती है, प्राचीन लावा के ठंडे होने से बनी हुई है। और सिमेटो नदी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वनस्पतियां, लावा की मिट्टी उपजाऊ है, इस वजह से यहाँ पे ढलानों पे वही है, इटली में अंगूर, जैतून, खट्टे फल, पिस्ता आदि की खेती होती है। ऊंचाई पर ओक और बीच के जंगल मिलते हैं और भूमध्य सागरीय जलवायु वाला ये क्षेत्र है ही, तो खट्टे फल मिलते हैं, सर्दियों में वर्षा होती है। जीव यहाँ कोमड़ी, बिल्ली, बाज आदि पक्षी मिलते हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, स्काईविंग और हाइकिंग है, पेड़ों पे पहाड़ों पे चढ़ना और ऊंचाई से नीचे उतरना, हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं ना वो वाला। कृषि, उच्च गुणवत्ता वाली शराब मिलती है, शहद, पिस्ता आदि यहाँ पे मिलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है ना, और जैसे चोटियां हैं तो वहां पर बर्फ जमी रहती है पहाड़ों की। एटना सीधे आयोनीन सागर के तट पर स्थित है, यहाँ का समुद्री पानी ज्वालामुखी खनिजों के कारण समृद्ध मिलता है, पौष्टिक मिलता है। खतरा होने के बावजूद उपजाऊ मिट्टी के कारण इसकी ढलानों पर सघन आबादी रहती है और यहाँ के लोग ज्वालामुखी को मुलीबेला मुंगी बेलो कहते हैं, जो सुंदर पर्वत है, इसे एक जीवित इकाई मानते हैं। जीवित तो है ही, निरंतर क्रिया करता रहता है, निरंतर जलता रहता है। पर्वत के आसपास के क्षेत्र में लगभग 10 लाख रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। वैसे ज्वालामुखी के पास रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इंडोनेशिया और इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है उपजाऊ मिट्टी। इंडोनेशिया का क्राकाताओ में भी रहते हैं लोग, उपजाऊ मिट्टी की वजह से खेती अच्छी होती है और जहाँ खेती अच्छी रहेगी वहां लोग अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भूतापीय ऊर्जा की अपार संभावना है। लावा से बने बेसाल चट्टानों का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। कोई विशिष्ट जनजाति यहाँ नहीं रहती, लेकिन सिलिसियन जो संस्कृति है इटली की मुख्य भूमि से अलग और विशिष्ट मिलती है यहाँ पर। और मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एटना अत्यधिक सक्रिय बना हुआ है। हाल के महीनों में इसमें वोरचिन क्रेटर से लावा और राख के गुब्बार निकलने के कारण केटना हवाई अड्डे को कई बार बंद करना पड़ा है। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एटना ज्वाला भौगोलिक और विवर्तनिक स्थिति के कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताओ क्या इसमें आंसर रहेगा। तो यूरोप, इटली के सिसिली के पूर्व में, तो ये इटली आता है ऐसे, इस इटली के ये सिसिली आता है और इसके पूर्व में स्थित है। अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकरा रही है भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में, तो उनके बीच में स्थित है और यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो तीनों ही बातें सही है, तो माउंट एटना ये रहा। अब चलते हैं आगे। पलामू टाइगर रिजर्व है ना, ये भारत में है। ठीक है, भारत का ये टाइगर रिजर्व है, झारखंड में यह स्थित है। कहां पर स्थित है, झारखंड में। कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। और ये झारखंड की बात करें तो झारखंड के कौन से हिस्से में, यहां पर, तो पश्चिमी हिस्से में यह स्थित है। पलामू स्थानीय भाषा का शब्द है पाला या ओस बोलते हैं, और मुंह है, मुंह का मतलब मुंह है, से बना है, जिसका अर्थ है ओस से भीगा हुआ स्थान, ओस से भीगा हुआ स्थान। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 1129 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के लातेहार और पलामू जिलों में स्थित भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। जब अपने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा तभी भी इसका महत्वपूर्ण स्थान था। पलामू टाइगर रिजर्व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट करा, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित भारत के पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। यह बेतला नेशनल पार्क का हिस्सा है और अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। पठार, छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, पाठ भूमि यहाँ पे देखने को मिलती है। पाठ भूमि यानी पठार पे पठार, छोटा नागपुर पठार में ही मिलती है ना पाठ भूमि, पठारों पर पठार। ठीक है, गुफाएं, यहाँ कई प्राचीन गुफाएं मिलती है। पलामू किला यहाँ पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी यहाँ इस रिजर्व की जीवन रेखा मानी जाती है। कौन सी नदी, उत्तरी कोयल नदी, तो पलामू टाइगर रिजर्व से बहती है। औरंगा और अमानत नदियां भी यहाँ पे बहती है, पर उत्तरी कोयल मान लेना। पलामू टाइगर रिजर्व से कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, जीवन रेखा कौन मानी जाती है, उत्तरी कोयल।
ठीक है। वनस्पति शुष्क और पर्णपाती वनस्पति मिलती है। साल, खेर और बांस के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। बाघ के अलावा हाथी, तेंदुआ, गोर, सांभर, जंगली कुत्ते मिलते हैं। महुआ, तेंदू का पत्ता, शहद आदि का व्यापार होता है। पर्यटन में सफारी और किला दर्शन के लिए लोग आते हैं। वनस्पति शुष्क पर्णपाती वनस्पति, ये तो आ गया सेम एज इट इज रिपीट हो गया क्या। उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे जलवायु मिलती है। गर्मियां बहुत गर्म होती है और सर्दियां काफी ठंडी होती है और मानसून यानी वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। रिजर्व के भीतर और आसपास के कई छोटे गांव हैं जहां पारंपरिक खेती और जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदाय को संरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है। जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और अधिकांश आबादी ग्रामीण और जनजातीय ही है। स्थानीय लोग खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां पर निर्भर है, कोयले के लिए। ठीक है। यहाँ पे चेरा, खरवार और उरांव जैसी प्रमुख जनजातियां मिलती है। चेरो, खरवार और उरांव जैसी प्रमुख जनजातियां मिलती है। चेरो जनजाति का ये ऐतिहासिक रूप से प्रमुख क्षेत्र है। इस जनजाति ने इस क्षेत्र पर शासन भी किया है। और पलामू टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला स्थान है जहां 1932 में पहली बार बाघों की गणना पंजों के निशान के आधार पर की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लेना। कौन सी लाइन है? इंपॉर्टेंट। एक तो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, बस इतने से ध्यान रख लेना। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाट भूमि वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार में आता है। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर में आता है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर अनाउंस हुआ, 9 बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए गए, तो एक क्षेत्र उनमें से ये भी था। पलामू टाइगर रिजर्व ही पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पे पंजों के आधार पे बाघ गणना है, वो हुई 1932 में। ठीक है। इसके अलावा उत्तरी कोयल इस पलामू टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा मानी जाती है, महत्वपूर्ण नदी है। और चेरो जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति, उसके अलावा उरांव जनजाति भी महत्वपूर्ण है। बस यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर लेते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व की भौगोलिक स्थिति और जल निकाय के संबंध में कौन सा युग्म सही है। ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी हिस्से में है, तो गलत हो जाएगा। पूर्वी हिस्से में ये संथाल परगना में गंगा नदी, गलत। विंध्यन पर्वत का हिस्सा है, सोन नदी प्रमुख। अरे सही है ना, पश्चिमी हिस्से में ही है, पूर्वी हिस्से में थोड़ी है। पश्चिमी हिस्से में ही है और उत्तरी कोयल मऊ प्रमुख नदी है, तो आंसर ए हो जाएगा, है ना। तो पश्चिमी हिस्से में ही है, पूर्वी हिस्से में नहीं है। पश्चिम इधर आ गया ना। जब भारत के नक्शे की बात करें तो जो इस साइड है वो पश्चिम, इधर है वो पूर्व, तो ये झारखंड हो गया इसके यहाँ पर, तो पश्चिमी हिस्से में। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। उसके अलावा जो भी बच्चे हमारे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारी ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको नेट, सेट, पीजीटी, डीएसएस भी, कॉलेज, लेक्चर, स्कूल व्याख्याता सभी की क्लासेज है वो करवाई जाती है। डेली क्लासेस होगी, नोट्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू भी अवेलेबल है। और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारे से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।